इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी की किताब में न्यायालय के भ्रष्टाचार को बढ़ाने का फैसला मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई और तमतमाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, जितनी गहरी बात है ये या गहरी साजिश है, उस पर नाराज होना हमारा जायज है। केंद्र सरकार के होश फाख्ता तभी होंगे जब उसके साथ सवाल जवाब किए जाएंगे। सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माफी भी मांगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस बंद नहीं होगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सारी किताबें पेश करो, जांच रिपोर्ट दो, कमेटी हम बनाएंगे, एक बात और, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। सीजेआई ने कहा भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है, यह बात छात्रों तक पहुंचेगी, उसके बाद उनके माता पिता तक, फिर भावी पीढ़ी तक। यह गहरी सोची समझी साजिश है। इसी पर हम एजेंडा में फिर से चर्चा करेंगे। चर्चा में साथ होंगे वरिष्ठ अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ अशोक श्रीवास्तव जी, यतीन शुक्ला जी और कौशल किशोर शर्मा जी। सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले आप इस परिप्रेक्ष्य में एक बाइट सुन लीजिए। कोर्ट में मौजूद था थ्रू आउट द हियरिंग और जितना देर जजमेंट डिक्टेट हुआ मैं वहाँ था। माननीय न्यायालय ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली और उनका कहना था कि ये किसी छोटे मोटे अनभिज्ञता से, इग्नोरेंस से नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश लग रही है, कोई षड्यंत्र लग रहा है। तो वैसी स्थिति में मामले का जांच होना चाहिए, किसने ऐसा किया। एक अपोलॉजी, सिंपल अपोलॉजी से भी माननीय न्यायालय ने कहा कि उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन इसमें बार के सभी लोगों का, जो भी सीनियर लीडर्स हैं बार के, उनका और माननीय सॉलिसिटर जनरल साहब का, उनका भी रोल बहुत ही पॉजिटिव रहा। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें हम भी जांच करेंगे कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व्ड हैं। जो भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं उनको जो सज़ा होनी चाहिए या जो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए वो होगा। सर, और माननीय न्यायालय ने इस मामले को फिर 11 मार्च के लिए रखा है। इन द मीन टाइम अगर सरकार कोई रिपोर्ट देगी, एनसीईआरटी कुछ कहना चाहेगी तो वो अपनी बात को रखेगी। नहीं, इस बात को माननीय न्यायालय भी समझ रही थी। इस बात पर माननीय सॉलिसिटर जनरल ने, जो सरकार का जो पक्ष रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि मामला गंभीर लगता है और इतनी आसानी से और इतना किसी इग्नोरेंस की वजह से ये नहीं हो सकता है। इसलिए इसके पीछे जो भी कुछ है वो सब पता करेंगे, माननीय न्यायालय भी पता करेगा और उसके बाद जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं एक्टिवली, उनके खिलाफ जो एक्शन होना है वो होगा। जो सिंपल अपोलॉजी आज उन्होंने दिया था उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कोर्ट ने और माननीय सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि हम एक थॉरो अपोलॉजी तैयार करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे 11 मार्च को। अब उस पर विचार। अशोक जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। न्यायपालिका में करप्शन चैप्टर माफी योग्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि केस हम बंद नहीं कर रहे हैं। 11 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग होगी और तब तक हम इस मामले को जारी रखेंगे और तब तक हम इस पर एक्शन लेते रहेंगे जब तक मामला खुलासा नहीं हो जाएगा, चाहे सरकार की तरफ से हो या हमारी तरफ से हो। आपको क्या लगता है, जिस तरह की प्रतिकूल टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है, वो हमें लगता नहीं है कि पूर्व में कभी किसी केस में इस तरह से की गई हो, सो मोटो केसेस में। अशोक जी, देखिए, ये मामला जो भी कल माननीय उच्च न्यायालय के सामने लाया गया, हाँ, अपने आप में मेरी जानकारी में ये पहला मामला है जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कह करके और छोटे बच्चों को उसका पाठ आप पढ़ाने जा रहे थे। हाँ, तो ये कृत्य जो है सरकार का, ये माफी योग्य नहीं। अब केवल माफी मांग लेने से मामला हल नहीं होना है, क्योंकि आपने तो पुस्तकें छपवा दी और छपवाने के बाद मामला इंटरनेट और सब जगह आपने डाल दिया।
जी जी। जो बुक्स है वो भी नेट पे आ गई। तो आपने तो न्यायपालिका के सम्मान को जानबूझकर जो है क्षतिग्रस्त किया, विलफुल डिसोबीडियंस जानबूझ के आपने किया। तो ऐसे में कितना भी सरकार की तरफ से माफीनामा आए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि जी अगर वो कोई फैक्ट गवर्नमेंट नहीं लाना चाहती तो भी पूरे रिकॉर्ड की ये जो है प्रस्ताव कैसे बना और किसका फाइनल अप्रूवल था, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो जो भी दोषी व्यक्ति है उनको अगर एक बार सजा कायदे से मिल जाएगी तो मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में कभी भी गवर्नमेंट इस तरीके का साहस नहीं करेगी। ठीक। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये कदम है कि हम हाँ फाइल हाँ, बंद नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सराहनीय है और ऐसा होना भी चाहिए ताकि भविष्य में सरकारी अधिकारी इस तरीके की बेहूदगी न कर सकें। ठीक बात। अशोक जी, मैं जी आपके पास आता, यतीन जी, मैं आपसे जानना जी चाह जी रहा था, सीजेआई की जो टिप्पणी है वो जरा समझ लीजिए। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। यह है तो बहुत आसान होगा और वो यानी दोषी बच निकलेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि हमने हमें माफी दे दीजिए, हम बच निकलेंगे। मतलब उनका ये कहना था आपने गोली चला दी, हमारा खून लहू बह रहा है और हमें आप लहूलुहान कर दिया। हमको आपने हमारे बारे में एक नैरेटिव सेट कर दिया कि साहब हमारे यहां भ्रष्टाचार है, और फिर आप हमसे कह रहे हैं कि माफी दे दीजिए। इस तरह की जो बात कही आज सीजेआई ने, क्या आपको लगता नहीं कि बहुत तल्ख है वो? राजेश जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। आज जो सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने क्या कहा, शॉट हैज बीन फायर्ड जी एंड जुडिशरी इज ब्लीडिंग, ये सेंटेंस उन्होंने यूज किया जी जी। कि आपने तो गोली चला दी और जुडिशरी ब्लीड कर रही है। हाँ और इंटरेस्टिंग ये है कि सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से तो अपॉलजी फाइल की, हाँ लेकिन एनसीईआरटी की तरफ से ना कोई हाँ किसी प्रकार का खंडन और ना ही किसी प्रकार की अपॉलजी आई। आप देखो, न्याय जो है सर्वोच्च न्यायालय वो दो भागों में देख रहा है इसको। जी। उनका कहना है कि एनसीईआरटी इज द प्राइमरी कल्प्रिट हाँ और प्राइमरी कल्प्रिट डिड नॉट सबमिट एनी अपॉलजी। हाँ। In the absence of apology by the primary culprit, apology submitted by the government is meaningless. ये this was the narrative, this was the समझी चाहिए अभी भी कोर्ट के सामने प्रूफ की जा रही है। तो मेरा सबसे मानना है कि ये एनसीईआरटी जो है ये पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये नहीं हुआ है जब इनसे इस तरह का कुकृत्य किया है। जी। अगर आप इसके इतिहास में जाएं हाँ तो हाँ आप देखें कि 2002 में हाँ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी सेफरनाइजेशन का चैप्टर ऐड किया गया। हाँ प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होने के बाद वो डिलीट हुआ। जी 2003 में 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी ऐड किए गए, जैनिज्म और बुद्धिज्म। हाँ हाँ 2012 में एक बड़ा ही अपमानजनक कार्टून तैयार किया गया बाबा साहब अम्बेडकर का। हाँ उस प्रोटेस्ट पर उस समय एनसीईआरटी के चेयरमैन योगेंद्र यादव और अन्य लोगों ने इस्तीफा भी दिया। तो जी। अगर आप पुराने इतिहास को देखें एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी समय समय पर इस तरह की शरारत करता है। मेरे हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाने का काम एनसीईआरटी का गया है, सबसे पहले तो वो विड्रा किया जाना चाहिए। सुप्रीम बड़ी कोर्ट बात कही। ले और संज्ञान लेने के बाद नेशनल एजुकेशन नॉट टू बी मेड बाय एनसीईआरटी। नंबर 2, इसमें देखिए अभी ये जो फायर हुआ है
ये यहां अभी शांत नहीं होगा। जी ये भाई अगर आपको चैप्टर ऐड करना था तो करप्शन इन जुडिशरी, करप्शन इन पॉलिटिक्स, करप्शन इन मिनिस्ट्री, करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी, आप हाँ सारे चैप्टर लेकर वाई यू हैव टारगेटेड द जुडिशरी ओनली नंबर 1। और आप देखिए कि जुडिशरी को टारगेट किस आधार पे किया गया। आप देखिए ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, अपॉलजी आ रही है, कोर्ट बंद नहीं, केस बंद नहीं होगा, 11 तारीख को फिर सुनवाई होगी। इससे ज्यादा दूर तक जाकर हमें इस पे सोचना चाहिए। अगर हम लोग आज ये गोष्ठी कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, क्या चैप्टर ऐड किया गया? करप्शन इन जुडिशरी का बैकलॉग ऑफ द केसेस। हाँ बैकलॉग ऑफ द केसेस के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जुडिशरी जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? ठीक कह रहे हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद में 160 सैंक्शन जजेस की स्ट्रेंथ है हाँ और हमारे यहां पर स्वतंत्र भारत में 75 साल से ऊपर हो गए, कभी 160 जजेस का अपॉइंटमेंट सरकार ने नहीं किया। जी पिछले 3 वर्षों से लोअर जुडिशरी की उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई वैकेंसी क्यों नहीं निकाली? क्यों सीटें खाली पड़ी हैं? तो बैकलॉग का जो सवाल है वो जानबूझकर सरकार रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है? नंबर 1, जुडिशरी को आप ना फंड देना चाहते हैं, ना जुडिशरी को जजेस देना चाहते हैं, और डिमीन करना चाहते हैं, स्कैंडलाइज करना चाहते हैं जुडिशरी को। और क्यों नहीं देना चाहते, मैं उसके पीछे भी जाता हूं। अगर पर्याप्त मात्रा में जजेस होंगे तो टाइमली डिस्पोजल ऑफ द केसेस होगा और उसमें ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन से केसेस का डिस्पोजल होगा और वो एक्सपोज होंगे। ये एक्सपोज ना होने पाए, इसलिए साहब बैकलॉग का थ्योरी ली जाती है बार बार, बैकलॉग बैकलॉग। बट अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकलॉग? इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जजेस आर नॉट अपॉइंटेड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोर्ट आर नॉट एस्टेब्लिश्ड, देन आप देखें कि वी आर द थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। जब सब जगह से आदमी हार जाता है तब वो कहता है कि साहब हमें आइए, हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। यानी कोर्ट पर इत्मीनान है, कोर्ट पर विश्वास है और कोर्ट ओवरबर्डन की जा रही है। तो एनसीईआरटी के जितने भी सदस्य हैं वो सीधे तौर पे इसके जिम्मेदार हैं, चेयरमैन जिम्मेदार हैं और उसके ऊपर सरकार में कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग जिम्मेदार हैं। ये पूरा का पूरा सोची समझी मेजर्ड चाल है और इस मेजर्ड चाल में डिमीन किया जा रहा है जुडिशरी को जानबूझ करके। ठीक बात है। शुक्ला सर आपके पास आते हैं, क्योंकि ये मामला आज सेकंड डे भी चला है, हियरिंग हुई है बाकायदा, उसमें तीनों बेंच, मतलब 3 जजेस की बेंच ने ये पूरा रखा है, उसमें बिंदुवार तमाम सारी चीजें कही गई हैं, सवाल उठाए गए हैं और सरकार की नीयत पर भी एक बड़ा खोट इंगित भी किया गया है। उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। कौशल जी, यतीन जी कह रहे हैं और अशोक जी ने भी कल ये बातें कही थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बैकलॉग की बात की जा रही है, तमाम केसेस के पेंडिंग की बात की जा रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए, जो जजेस के पोस्ट हैं उनको फुलफिल तो करिए। ऐसा नहीं है, लेकिन विवाद ये जिस लेवल पे अब जा रहा है और जिस तरह से गहरा रहा है, क्या आपको लगता है केंद्र सरकार में चूक हुई या उसमें वेल प्लान तरीके से इस चैप्टर को जोड़ा गया है? क्या कहना चाह रहे हैं कौशल जी? देखिए, हम अपने दोनों मित्रों से डिफर करते हैं। हाँ प्लीज कैरी ऑन। लगता है कि हर समय इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना ये उचित नहीं है। हमारे सिस्टम में जो चीजें उपलब्ध हैं उसका भरपूर उपयोग करके बैकलॉग कम किया जा सकता है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूं, मैं जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तारीख पर तारीख आदतन दी जाती है और वो आदतन तारीख देने का काम दूसरा ऑफिसर करता है। हम सुप्रीम कोर्ट के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ ये निवेदन करना चाहते हैं, अपने तीनों माननीय न्यायमूर्तियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकरण पर जो उनको पीड़ा हुई है, हम उनकी पीड़ा पर चाहते हैं मलहम सरकार लगा दे। लेकिन मित्र, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, खुलेआम भ्रष्टाचार है। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आपको पता लग जाएगा कि जिसका कौन दलाल है, वो उसके माध्यम से पैसा लेता है। सरकार क्या करे इसमें?
सरकार ने जुडिशरी को पूर्ण स्वतंत्रता दी है। कोई जिलाधिकारी, कोई मुख्यमंत्री जुडिशरी कामों हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जुडिशरी के लोग उसका अनुचित लाभ आज उठा रहे हैं। सवाल इस समय चर्चा जो की जा रही है, ठीक है, मैं इससे सहमत हूं कि जूनियर कक्षाओं में ये बात नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को चाहता हूं कि ये BA MA में इसको पढ़ाया जाए और इस पर शोध हो, इस पर रिसर्च के अवसर दिए जाएं कि क्यों और कैसे जुडिशरी में भ्रष्टाचार फैल रहा है। सवाल ये इसको मत मानिए, जो भी चीफ जस्टिस, जो भी माननीय न्यायमूर्ति कहते हैं कि बड़ा वो बता रहे हैं। मित्र कानपुर कचहरी में मैं काम करता हूं, आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं एक बाबू 2 कारीगर रखे हैं, ये नहीं दिखता किसी जुडिशरी अफसर को। जब एजे आते हैं, जज आते हैं, वो वहां तो नहीं ध्यान देते, वो पैसे कहां से लाता है 2 कारीगर रख के। हम सब लोग के पास वो है, हम लोग अपनी आय से 2 आदमी नौकर नहीं रह सकते भाई अपने घर में। हम लोगों की पत्नियां खुद घर में काम कर लेती हैं, क्योंकि उससे पैसा नहीं होता। वो दो कारीगर रखे हुए, उनको अपनी जज पैसे देता है। इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है। भ्रष्टाचार कोर्ट के अंदर है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दोनों मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब बातें उनके भी संज्ञान में है, इनको रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, इनकी जिम्मेदारी है कि यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुधार लिया जाए तो सब सुधर जाएगा। भ्रष्टाचार का जो भी स्रोत है, जो कुछ भी है, अगर यहाँ पर वास्तव में न्याय मिलने लगे, समयबद्ध न्याय मिलने लगे, तो देखिए आज भी ये बात समझ लीजिए आप, हिंदुस्तान का आम नागरिक न्यायपालिका की ओर बड़ी आशा भरी नजरों से देखता है, लेकिन जब वो सब काम छोड़ सुबह कचहरी पहुंचता है और उसका पता लगता है आज एकोमोडेशन हो गया, आज जज साहब मुआयना कर रहे हैं। अरे मुआयना कर रहे हैं, दिन में काम ही नहीं कर रहे हो। ये लोग दिन में काम नहीं कर रहे हो, उससे नुकसान तो आम वादकारी को होता है। इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये गलत दिशा में बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। मेरा विनम्र निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट ठीक है, जो हो गया उसको अपना खत्म कराए, वो उससे खत्म हो जाए, लेकिन ग्रेजुएशन स्तर पर ये बात पढ़ाई जानी चाहिए। कितने दिन दरी के नीचे जो गंदगी है उसको हम छिपाए रहेंगे, इसको खोलें, चर्चा करें और इसको रोकने के सार्थक प्रयास करें। हम कौशल जी, आपकी बात से हम इत्तेफाक, ऐसा तो नहीं है कि हम आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बात जुडिशरी की हो रही थी और अगर कहीं कहीं आप जस्टिस मतलब CJI की भी बात करें और जस्टिस और बागची की भी बात रखें और कल दूसरे जज भी थे, उनका ये कहना था कि साहब जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट्स क्या दूध के धुले हैं? पॉलिटिशियंस क्या बिल्कुल नीट एंड क्लीन है क्या? उन्होंने अपने यहाँ का भ्रष्टाचार वो क्यों नहीं NCERT की किताब में शामिल करते हैं? उनकी दलील थी, वितर्क था, कुतर्क नहीं था, ये वितर्क था। ये मतलब अगर हम जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की बात, उनकी दलीलें देखें, तो उनका ये वितर्क था, कुतर्क नहीं था कि साहब पॉलिटिशियंस का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, ब्यूरोक्रेट्स का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है और हमारी जुडिशरी का भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो ये मतलब मुझे लगता है कि इस पर ठीक है सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि जुडिशरी पर पूरी देश को, हम ये कह लें कि पूरी दुनिया में हर कंट्री के लोगों का विश्वास है। तो ठीक है, सवालों के घेरे में है आज जुडिशरी, अलग बात है, लेकिन अबोध बच्चों को मुझे लगता है कि शायद ये बात बताना कि जुडिशरी भ्रष्ट है, मुझे लगता है अनुचित है। उसे UG और PG के कोर्सेज में रखा जाना चाहिए। कक्षा 8 के बच्चे को ना उसका EQ लेवल स्ट्रांग होता है, ना IQ लेवल स्ट्रांग होता है, तो ये बात भी समझने की आवश्यकता है। अशोक जी, राजा जी, मैं आपसे सहमत हूं कि जूनियर कक्षाओं में ये बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। इस पर शोध होनी चाहिए। अगर शोध होगा तभी पता लगेगा कहाँ गलती हो रही है, उसे कैसे सुधारा जाए। और चर्चा बंद करा दी जाएगी। न्यायालय की अवमानना के भय से बहुत सी बातें जो हम दोनों हमारे मित्र भी कुछ बातें जानते हैं, वो भी उस भय में नहीं कहते। यार कौन कहते? इसी कानपुर कचहरी में एक जज साहब थे, उन्होंने आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 9 के तहत एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टे की थी।
तो अब भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर कर दिया जो कर ही नहीं सकते थे। अब उन्होंने उसकी आलोचना को इसलिए नहीं की कि यार न्यायालय को मानना हो जाएगी, जब सब नाराज हो जाएंगे। ये चीजें तो है ना, इन चीजों को कौन देखेगा? ये देखने की जिम्मेदारी अन्य आपका एक पक्ष मजबूत है। मुझे लगता है कि आज हम लोग जुडिशरी पर जिस तरह से हमला किया गया है, वो भी एनसीईआरटी के द्वारा उस पर थोड़ी बहस कर रहे हैं। बहस को थोड़ा डाइवर्ट हम लोग करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने चूंकि एक ऐसा विषय भी उठा दिया है कि कहीं ना कहीं लगता है कि अपने गिरेबान में भी झांकने की आवश्यकता आ गई है। ये गफलत है, हमला नहीं, गफलत है। ये कोई जानबूझकर नहीं किया, ये गफलत है और उस गफलत को ठीक किया जाना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई जो है ये एकदम से शुरू की जानी चाहिए। मैं इससे ठीक बात है, ठीक बात। मैं आता हूं कौशल जी। अशोक जी, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने नजरिए से कही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अबोध बच्चों को हम कक्षा 8 में ये बताने की कोशिश करें कि अमुक विभाग या अमुक सेक्टर बेईमान है, मुझे लगता है ये न्यायोचित नहीं है। जब बच्चे का मानसिक विस्तार या कह लीजिए मानसिक विकास उस लेवल का नहीं होता है कि वो अच्छे बुरे को समझ पाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं। कौशल जी ने तो ये भी एक इंगित कर दिया कि अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए जुडिशरी को या जुडिशरी से जुड़े लोगों को, ये भी बात उन्होंने रखी है। ठीक है, उनकी भी अपनी एक बात होगी, लेकिन अशोक जी, जिस तरह की तलखी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है, और ये बात सो मोटो को लेकर मुझे लगता है इस तरह से पुराने केसेस नहीं लगे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि हम बंद नहीं कर रहे हैं केस। अगर ये किसी को मुगालता हो, सरकार को मुगालता हो या एनसीईआरटी के अधिकारियों को मुगालता हो कि हम इसे बंद कर देंगे, तो ना, इसे मुकाम तक हम ले जाएंगे। अशोक जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इस पर 2-3 बातें रखना चाहूंगा। हाँ, प्लीज करिए। पहली चीज तो ये है कि अगर जुडिशरी में भ्रष्टाचार की बात सरकार कहती है, तो आपके पास इतने संसाधन है, इतनी एजेंसियां हैं कि आप जिसके अगेंस्ट में आपको कोई भी शिकायत मिलती है, आप उसकी जांच कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है जी कि जुडिशरी में कोई भ्रष्टाचार है और आप अगर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि साहब जुडिशरी में भ्रष्टाचार बहुत किस स्तर तक है जिसके लिए बच्चों को पढ़ाया जाए। तो आप ऐसे अबोध बच्चों को जिनका मानसिक विकास समय हो रहा है और उनके मन में आप अगर ये दुर्भावना बैठा लेंगे कि साहब ये जज भ्रष्ट है, बेईमान है, तो वो जब बालिग होकर के वो बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा, तो वो जुडिशरी की तरफ बहुत ही हेय दृष्टि से देखेगा और उसको लगेगा कि यहाँ इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो सब भ्रष्ट हैं, बेईमान। उसमें न्यायपालिका के जो अधिकारीगण हैं, जजेज हैं, और उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अधिवक्ता भी उसमें शामिल हैं, और कोर्ट के जो ऑफिसर हैं या क्लर्क हैं, वो सब उस परिधि में आएंगे कि ये सब भ्रष्ट है, बेईमान। केवल जज ही उस दायरे में नहीं है। तो आप अपने देश में ऐसे नागरिक बनाना चाह रहे हैं जो आपकी सुपर एजेंसी जो है, जो जिसकी तरफ पूरा भारत आशा भरी दृष्टि से देखता है कि किसी को कोई समस्या हो तो सीधे न्यायालय की तरफ भागता है और न्यायालय से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो आप उस एजेंसी को ही एकदम बिल्कुल नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो कल का ऑर्डर था और आज का ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर बिल्कुल सही उन्होंने पास किए। और देखिए, एक चीज और है कि मान लीजिए किसी की लड़की भाग गई, तो इस बात की क्या सार्वजनिक चर्चा की जाती है? इस बात को बहुत गोपनीय तरीके से रखा जाता है। तो बिल्कुल ये तो सरकार ऐसी ही बात करने जा रही है कि साहब मेरी भाग गई, और उसके बारे में जो है सरकार किताबों में पढ़ाएगी। तो मेरे हिसाब से सरकार का ये कदम जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सराहनीय नहीं है, बल्कि अशोभनीय है। और जिसके लिए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी सख्त एक्शन लिया। और इस समय आप जितने भी हाई कोर्ट के जजेज हैं या जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन सब ने इस पर अपने कमेंट्स दिए हैं। तमाम चैनलों पर चर्चा हो रही, मीडिया पे आ रही, अखबारों में इसकी चर्चा आ रही है। तो इसका मतलब कि लोग आहत हैं सरकार के इस कदम से।
ठीक और बात रही है। रही बात जुडिशरी में जो भी कहीं भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी, जैसे हमारे बड़े भाई कौशल जी ने कहा, हाँ निश्चित हाँ रूप से ये बातें सामने आती हैं और कहीं न कहीं तकलीफ आराम होती है। जी। तो अब उसके लिए तो ये है कि भाई आपको कोई शिकायत है, आप जिला जज से कहिए। आपको हाई कोर्ट में शिकायत है, आप एजेस कहिए। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर की संस्थाएं बनी हुई हैं। तो ये जो भी चीजें हैं उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप इन सब चीजों को ठीक करने के बजाय आप अगर अखबार में छपवा दें, आप मीडिया में ले आवें, आप बच्चों को पढ़ाने लगें कि साहब ये सब भ्रष्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी वो देश ही पूरा आपका सब सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। आप फिर देश को चला नहीं सकते। आप आपकी जुडिशरी ही जब एकदम बिल्कुल, जैसे आपको याद होगा एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने थे जो जिन्होंने पुलिस के बारे में लिख दिया था ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। जी। तो बाद में हाँ। उसपे बहुत चर्चा हुई और उसको उस रिमार्क को फिर जज साहब ने, काफी लोगों ने कहा तो उसको विड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि जो है वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो समझ नहीं रखते हैं। अभी अभी हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर ऐसा पास कर दिया क्रिमिनल केस में कि साहब वो सिविल में तो टाइम लगता है, इसलिए क्रिमिनल केस करके रुपया वसूला जा सकता है। जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के इलाहाबाद के 13 जजों ने अपने जो है कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऑनरेबल चीफ जी। जस्टिस साहब ने भी उन जज साहब को से रिक्वेस्ट की तो वो रिमार्क वापस हुआ। उनको ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि भविष्य में इनको क्रिमिनल केस ही न दिया जाए। हम्म। तो ये चीजें ऐसा नहीं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई चीज देखती नहीं। आप शिकायत करिए, देखिए एक्शन होता कि नहीं होता। ठीक बात। तो मेरे हिसाब से जो भ्रष्टाचार की बात है, ये लड़की भागने जैसा है। इसको सामाजिक चर्चा थोड़ी की जाती है ऐसे मामले हाँ की। ये तो ये कि बिल्कुल। भाई कोई चीज है उसको दबे छुपे आप अपना कहिए, आप सार्वजनिक चर्चा करने लगेंगे तब तो फिर तो कोई सिस्टम बनेगा ही नहीं आपका। आप जो नीचे के मंत्री हैं या अधिकारी हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, ये तो अपने आप मान लिए जाएंगे ये सब भ्रष्ट हैं। तो ठीक। जो कार्रवाई की जा रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बिल्कुल सही है। और मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी के अधिकारी हैं इनके खिलाफ बिल्कुल गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की हरकत न्यायपालिका के संबंध में न की जा सके। ठीक बात है। जी अशोक जी आपके पास आते हैं। शुक्ला सर मेरी आवाज आ रही आपको आई रही होगी। हाँ, एक बात इसी में हियरिंग में जस्टिस जयमाल बागची ने कहा कुछ सामग्री डिजिटल डोमेन में पड़ी है, वहां जो सामग्री है उसका नजरिया एक तरफा है। न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा, मुफ्त कानूनी सहायता का जिक्र तक नहीं किया गया है। ये जो दो तरफा चीजें कही गई हैं, मतलब हमें प्राइमा फेसी हमारे यहां का भ्रष्टाचार ये एलानिया बता दिया गया कि साहब बिल्कुल भ्रष्ट है, लेकिन कुछ चीजें जो बताई जानी चाहिए वो बताई नहीं गई है। इस तरह की जो टिप्पणी है बागची जी की, आपको क्या लगता है? वक्त की नजाकत है, अब उनका भी जिक्र किया जाना चाहिए। राजेश जी, मैंने अभी प्रथम चरण में आपसे क्या कहा था कि अगर पढ़ाया जाना है भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार व्यापक जहां जहां पर है, जिन जिन क्षेत्रों में है, सबके लिए चैप्टर आप लेके आते। हाँ खाली आप जुडिशरी के लिए क्यों लेके आए हैं? यही टिप्पणी न्यायालय ने आज करी वहां पर, जी। और इसीलिए सारा मटेरियल सीज किया, ऑर्डर किया कि सारा हटाया जाए। अब देखिए, मैं अपने पुराने विचार से फिर से आपसे आगे आग्रह करूंगा कि इसको आज की घटना, आज के आदेश तक सीमित न रखिए। हाँ। इसमें ये देखिए कि व्हाट रेमिडियल एक्शन इज नेसेसरी। और अशोक भाई ने जैसे कहा ना, मोटा मोटा इट इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट। आप देखेंगे जगमोहन लाल सिन्हा के जजमेंट आने के बाद से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जुडिशरी को कैसे कमजोर किया जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में समय समय पर ट्रिब्यूनल्स में ब्यूरोक्रेट चेयरमैन हुआ। कौशल शर्मा जी तो रेलवे के वकील रहे, रेलवे ट्रिब्यूनल में जाते हैं, देखते हैं। और कौशल शर्मा जी भी हमारी बात से सहमत होंगे कि एक कारीगर, एक पेशकार, दो कारीगर रखता है, वो है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से तो रखता है। हाँ।
पैसे कहाँ से लाता है? कार्य अधिक है और लोग कम है, तो बेसिक चीज कहाँ है? बेसिक प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की है। नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है, वो टिप्पणी कहीं से किसी भी प्रकार से फ्लॉलेस है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि देश को चलाने के लिए क्या आपस के स्तंभ आपस में टकराएं, ये शोभनीय नहीं है। हाँ, अगर सरकार को कुछ इस तरह का लग भी रहा था, तो आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं है चंद्र गोगोई था जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट विजिट किया, कुछ महत्वपूर्ण मामले थे उनके परिप्रेक्ष्य में लोग विजिट है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि उनका विजिट वो सामान्य विजिट था। लेकिन अगर सरकार को ये लग रहा था कि इतना गंभीर मामला, तो जुडिशरी से इस पर बातचीत करनी चाहिए थी। ठीक बात है। और बातचीत करने के बाद कोई इस तरह का समाधान निकलता, जैसा अशोक भाई ने कहा कि सार्वजनिक करने की आवश्यकता थी ही नहीं। और वो भी अगर आप देखें कि बैकलॉग के परिप्रेक्ष्य में इतना एक हल्का, जिसका कोई मतलब नहीं है, बैकलॉग का सीधा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, जजेस प्रोवाइड करें और चीजें प्रोवाइड करें, तो बैकलॉग तो 1 साल क्या 6 महीने में खत्म किया जा सकता है। आज आप देखिए कि रिटायर्ड जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया, कई हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को एम्प्लॉय किया गया है। तो सरकार को इस तरह से एक तंत्र तैयार करें कि हमारे बैकलॉग सिस्टम को पूरी तरह से खत्म जा सके। और इसको कहीं से भी हम जायज नहीं मान सकते कि अबोध बालकों को इस तरह की शिक्षा दी जाए कि चल करके नागरिक बनने के, हमारे नागरिक होने के नाते एक स्तंभ को एक हेय दृष्टि के, जैसा अशोक भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक है। और जो भी चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट में की गई कि अभी केस को बंद नहीं किया जाएगा और इसमें तय तक जा करके जो रियल कल्प्रिट हैं उन्हें सामने लाया जाए और उन्हें जो भी समुचित सुप्रीम कोर्ट समझती है जिस तरह से उन्हें डील करना, तो बहुत अच्छी तरह से उनके साथ वो भी जो भी चीजें व्यवस्था की हैं वो उनके साथ किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने आज सरकार की तरफ से जो माफीनामा दिया गया उस पर सहमति नहीं व्यक्त करी, उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा एनसीईआरटी दोषी है, एनसीईआरटी की तरफ से तो कुछ आया ही नहीं आया। जी, ये बड़ा गंभीर विषय है और ये एक दिन का विषय नहीं है, ये देश की व्यवस्था का सवाल है, देश के ढांचे का सवाल है। इस तरह से अगर आप, अब ये अशोक जी ने जैसे कहा, मैं दूसरी बात कहता हूँ, पति पत्नी आपस में लड़ने लगे तो घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? उसी तरह से जुडिशरी है, डेमोक्रेसी है, लेजिस्लेशनल है, ये आपस में नहीं लड़ने चाहिए सार्वजनिक रूप से। और इस तरह के संदेश देना, पढ़ाना, ये आपस के टकराव और कॉन्फ्लिक्ट का स्पष्ट संदेश है। इस स्पष्ट संदेश से हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो बड़े आहत हैं और सभी स्तर पर इसकी निंदा हो रही है। पूरी तरह से इसको आलोचना की जा रही है कि इसे सार्वजनिक बहुत किया गया है, बड़ा निंदनीय कार्य किया। ठीक बात है। शुक्ला सर, आपके पास आते हैं। कौशल जी, एक चीज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस बात पर भी आप गौर करिएगा। ठीक है, खामियों पर हमको कहीं ना कहीं आत्मावलोकन करना चाहिए। सीजीआई ने कहा गहरी जांच हो, जिम्मेदार कौन हमें बताया जाए, मतलब सरकार किसी और को ना बताए, हमें बताए और हमारे पटल पे रखे पूरी रिपोर्ट, और कोई बचकर नहीं निकल सकेगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। कौशल जी, इस तरह की जो वर्डिक्ट है, आपको क्या लगता है सीजीआई जैसे व्यक्ति ने कभी की दी है इतना तल्ख ब्यौरा और इतनी तल्ख टिप्पणी? हमें नहीं लगता किसी ने की होगी। ऐसी घटना पहली बार हुई है, ऐसी जो टिप्पणी है वो भी पहली बार हो रही है। लेकिन सवाल ये सब पहली बार हो रहा है। हम जो हर बात करने, ये बिल्कुल गलत है। अबोध बच्चों को ऐसी बातें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी चाहता हूं कि ग्रेजुएशन के स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए और इस पर रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज के माहौल में कुछ चीजें जरूरी है, लेकिन मैं
ये कभी नहीं, हमने कहीं नहीं कहा कि अब बच्चों को ये बातें पढ़ाई जाए, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो हमारी जुडिशरी है, इसके प्रति हम सब लोगों का अटूट विश्वास है। आज भी भारत का आदमी किसी भी बड़े आदमी टकरा जाता है ये सोचकर कि यार हम सही हैं, अदालत हमें सही बताएगी, हमें न्याय मिलेगा, हम किसी टकरा सकते, लड़ सकते हैं। ये जो विश्वास है, ये विश्वास दरकने लगा है, इसको टूटने नहीं देना है। जी हमारी न्यायपालिका को चाहिए, जो लोग भी आज को चिंतित हैं, वो ये बिल्कुल ये किताब वापस हो रही है, किताब वापस होना चाहिए, ये सबसे मैं सहमत हूँ। टिप्पणियां जो की गई हैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं इस बात पे भी सहमत हूँ, इसकी जांच कराई ली जाए कि किन लोगों ने, जब ये पढ़ाने की बात चल रही थी तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी वालों को, जो विधि के लोग थे, लॉ एक्सपर्ट से, उनके साथ बैठ कर बात करनी चाहिए थी। वो उन्होंने नहीं की, ये उनकी गलती है, और गलती मान रहे हैं अपनी, वो तो गलती उन्होंने की है, गलती हो गई उससे वो, लेकिन साजिश नहीं है। एनसीईआरटी की तरफ से न तो डायरेक्टर न सेक्रेटरी की तरफ से कोई अपोलाइज किया गया है, वो अभी भी अपनी बातों पर कायम है। माफी मांग रही है तो एनसीईआरटी उसका पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे प्रकरण के वही हेड है। भारत सरकार से बड़ा कोई थोड़ी, एनसीईआरटी तो उसका एक बहुत छोटी इकाई है। सॉलिसिटर जनरल तो माफी मांगी रहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा अधिकारी है वो, हाँ। उसकी ओर से माफी आ रही, तो एनसीईआरटी की ओर से भी जो माफी आएगी तो आएगी तो उन्हीं के माध्यम से ना, वही उसको वहां रखेंगे। वो तो लगभग गवर्नमेंट ने माफी मांग लिया और एनसीईआरटी मांग लेगी। हम जो ऐसा कहना चाहते हैं कि आज की जो ये हो गया, जिस रूप में हुआ, इसको एक अवसर मानकर हम इस बात पर भी चर्चा करें कि कैसे हम अपनी व्यवस्था को सुधारें। ये जो विश्वास है, इस विश्वास को बरकरार रखना, ये हम ऐसे एडवोकेट, हमें जिम्मेदारी भी है, इसी तरीके से जिम्मेदारी सब लोगों की है कि सब लोग इसको बरकरार रखें। ये बरकरार रहेगा तभी लोकतंत्र बरकरार रहेगा, तभी हमारा देश की एकता अखंडता बरकरार रहेगी। न्यायपालिका की मजबूती, न्यायपालिका की दृढ़ता, उसका साहस ही भारत के लोकतंत्र को मजबूत रखता है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, तो हम क्यों चाहे वो कमजोर हो, या हमें कमजोर करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई सरकार कुछ भी करती रहे, हमें उसके सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हम उससे कोई इतना निवेदन करना चाहते हैं कि भैया, ये जो आम आदमी दुखी हो रहा है, कचहरी सवेरे आया और बैठा 4 बजे तक और शाम को तारीख मिल गई, इस पर रोक लगाओ, सुधार करो कि आप जब नहीं हो पा रहा है, एक दिन तय करो। एक किस्सा सुन लीजिए, एक साथ लगा होगा जी। एक कोर्ट है कानपुर में, CGIT, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, वहां एक जज साहब अभी आए, उन्होंने एक सप्ताह की तय किया, इस सप्ताह इतने पुराने मुकदमे इनको सुना जाएगा, इन्हें डेट नहीं दी जाएगी, और उन्होंने बहुत मुकदमे डिसाइड किए हैं। जो काम एक छोटी कोर्ट कर सकती है, वो डिसीजन क्यों नहीं हो सकता? भाई, हमारे पास कोई ऐसे मुकदमे पड़े हुए हैं जो 25 साल से पड़े हुए हैं, 10 साल से बहस में चल रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे मुकदमों के लिए कोई टाइम बाउंड बनाइए ना, कि इस हफ्ते, इस महीने केवल ये मुकदमे सुने जाएंगे बस, और उनको डिसाइड करिए, उसमें एडजॉर्न मत दीजिए आप, तो निश्चित रूप सुधार होगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा। ये पूरी, ये नहीं है चीफ जस्टिस की टिप्पणी गलत है, ये गलत है, बिल्कुल चीफ जस्टिस जो व्यतीत हुए हैं सही व्यतीत हुए हैं। ऐसे एडवोकेट, ऐसे न्यायिक व्यवस्था का अंग होने के नाते मैं भी उस चीज से व्यतीत हूं। मैं भी नहीं चाहता कि कचहरी और न्यायपालिका को किसी गुंडे लफंगे के आधार पर देखा जाए, बेमान आदमी के रूप में देखा जाए। अगर इससे तो हमारा भी सम्मान कम हो रहा है ना। लेकिन हाँ, अब इसमें न देखा जाए केवल इस कारण हम चीज को छिपाए रखें। हमारे बार 10 से गुंडे घुस गए, दिन तो प्रॉपर्टी काम करते हैं, वकील हैं, अब इसको ना कहो भैया, तो 1200 की बेइज्जती हो जाएगी। तो हमारा ऐसा आदमी कहेगा, चाहे कंटेम्प्ट चले, कुछ भी चले, हम सब कुछ झेलने को तैयार देते हैं। सच तो कहना पड़ेगा, कोई एक निकलेगा जो कहेगा। अब डॉक्टर लोहिया नहीं पैदा हो रहे हैं, इसीलिए समस्या पैदा हो रही है। सच कहने का साहस जी, आपकी बात सही है। और मुझे लगता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जितनी भी ब्रांचेस हैं, उन्होंने ऐसे अधिवक्ताओं को पहचाना है जो वास्तव में कहीं ना कहीं विधि को न्याय संगत नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरे रास्ते पे चले गए। मुझे लगता है शायद इसकी कोशिशें बार की तरफ से हो रही हैं, लॉयर्स की तरफ की से भी हो रही हैं। मैं आता हूं कौशल जी आपके पास। अशोक जी, बहुत सारी बातें कौशल जी हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें उनके अपने तरफ से हो रही, खामियों पर भी उन्होंने इंगित किया है। लेकिन एक बात जो आज टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में है, वो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। वो बात थोड़ी सी चुभ रही है।
मतलब जी। सीजेआई ने कहा कि संस्थागत अधिकार कमजोर करने और न्यायपालिका की गरिमा को ठोस पहुंचाने की ये बहुत गहरी साजिश है। ये जी। जो टिप्पणी है मतलब मैं हमने भैया राजेश जी, बहुत कम राजेश जी, देखने को मिली है, लेकिन राजेश ये जी, जो बात एक आप काम सीजीआई के करें। मुखारबिंद से रखी गई है सुनवाई के दौरान, वो थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है। आप राजेश जी, क्या मैं कहना चाह रहे हैं? ये मुझे थोड़ी सी इस शब्दावली पर बिल्कुल आप सही। थोड़ी सी चिंता हो रही है कि कितना गुस्सा, कितना रंज, और कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी की तरफ से जो गलतियां हुई हैं, जो ये कह लीजिए जिस तरह का भी कैलकुलेशन उनकी तरफ से हुआ है, उस पर अगर सीजेआई की इस तरह की टिप्पणी है जिसमें इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वो थोड़ी सी चिंता जरूर पैदा कर रही है। अशोक जी प्लीज कैरी राजेश ऑन जी, सर। राजेश एकदम हाँ। सही है ये टिप्पणी, मैं कौशल उससे जी कुछ सहमत कहना हूं। चाह रहे हैं? न्यायपालिका को संस्थागत रूप से कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये सच है एकदम, मैं तो सहमत हूं। लेकिन मैं बात दूसरी कह देता हूं ना, ये सब हो रहा है, ये जी। इसको जो कोलिजन सिस्टम आया, इस कोलिजन सिस्टम में आपको पूरे अधिकार थे ना, आप किसी को जज नियुक्त कर सकते हो, फिर भी घटिया क्वालिटी के जज क्यों नियुक्त कर रहे हो भाई? मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं कहना चाहिए टेलीविजन पर, आप नियुक्तियों को ठीक करो ना, सब ठीक हो जाएगा। यदि आपने जगमोहन लाल सिन्हा को नियुक्त करना बंद कर दिया है, अब आप उसी को नियुक्त करते हो जो आपको जूनियर रहा है, जो आपकी जनरल सेवा करता है। अच्छे लड़के कचहरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो इग्नोर होते हैं। तो इसलिए मैं तो कुछ तो कहीं सुधारो, अपने पूरा भाषण दे रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन सुधार की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ो। एक कदम बढ़ोगे, वकील हिंदुस्तान का 100 कदम आगे बढ़ेगा और आपको एक ताकत देगा, ऊर्जा देगा, ताकि आप मजबूत रहोगे। आप भी कायर हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, वकील बेचारा। मैं कौशल जी आपके पास आता हूं। अशोक जी, ठीक सर। इस पर जरा आपकी टिप्पणी चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि कौशल जी ने अपने तरीके से बातें कही कि जो खामियां हैं उन पर भी हम इंट्रोस्पेक्शन करें, कि हमको लगता है कि इन सब चीजों को हम कैजुअली न लें, उनमें क्या सुधार हो सकता है उस पर भी फोकस करें। ये बातें भी उनकी तरफ से हैं। लेकिन अशोक जी, संस्थागत अधिकार कमजोर करना, ये इसके पीछे का अगर आप मर्म जानना चाहेंगे तो बहुत बड़ा विस्तार है। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से या एक कोई अदृश्य ताकत है जो इस व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए, आप दो बातें रख रहा हूं, दोनों चीजों से आपके सामने सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। हाँ प्लीज कैरी ऑन सर। सरकार जब भी कोई गलत काम करती है हाँ। तो उसका विरोध कौन करता है? एडवोकेट। हाँ। जितनी पीआईएल दाखिल होती है उनमें कहीं न कहीं अधिकतम एडवोकेट इन्वॉल्व होते हैं, और उसको स्टे कौन करता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि सरकार के काम में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार हमेशा ये चाहेगी कि साहब सुप्रीम कोर्ट में वो जज बैठे जो मेरे आदेश और निर्देश को माने, और यही हाल स्टेट गवर्नमेंट में रहता है। स्टेट भी ऐसे जजों को अपॉइंट करने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है जो सरकार के पक्ष को ध्यान में रख के ऑर्डर पास करें। जी। तो इसको मैं सबसे पहला करप्शन मान रहा हूं कि ये करप्शन आप जब तक बंद नहीं करेंगे अपने पक्ष के जज नियुक्त करने के, तब तक आप जुडिशरी से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। आप काबिल जजों, काबिल लोगों को जज बनाइए, एक चीज। दूसरा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो कार्रवाई की, उनसे बड़ा जुडिशरी का हेड कौन है आज की डेट पे? क्योंकि ये मामला पूरे भारत, एनसीईआरटी किताबें पूरे भारतवर्ष में पढ़ाई जाती हैं जी। तो किसी हाई कोर्ट के जस्टिस के द्वारा थोड़ी कार्रवाई की जाएगी, ना दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी, क्योंकि वो जुडिशियल हेड हैं पूरे भारतवर्ष के। इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ अगर होगी तो उनको होगी, और उस पर एक्शन लेने के पावर्स जो हैं उनको हैं। अदरवाइज सुओ मोटो तो कोई भी जस्टिस कहीं से भी उसको संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर सकता है। लेकिन चूंकि वो हमारी जुडिशरी के हेड हैं और उनके पास लोगों ने मैसेज किए, कल सुबह कपिल सिब्बल साहब और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब और भी एडवोकेट वो अपीयर होकर के उन्होंने इस बात को बताया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, जिस पर तत्काल उन्होंने सुओ मोटो संज्ञान लेके कार्रवाई करी।
तो अब जुडिशरी का जो काम है वो सीजेआई साहब ने बहुत अच्छे से किया और ये करना भी चाहिए। लेकिन ठीक बात। दूसरी चीज ये है कि अब जब एनसीईआरटी अपनी किताबों में न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में अगर बच्चों को पढ़ाने जा रही है, तो इसी समय सीजीआई साहब को ये भी देखना चाहिए कि आखिर ये कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से एनसीईआरटी बच्चों को भ्रष्टाचार के बारे में, जो न्यायपालिका के बारे में पढ़ाने जा रही है। तो इस पर जो है सीजीआई साहब को भी विचार करना चाहिए, अपने जजेस के साथ एक मीटिंग करें, हाईकोर्ट के जजेस को बुला करके मीटिंग करें और कहें कि भाई ये बात आज चलिए, आज आप रोक ले रहे हैं, कल जनता विरोध कर देगी, तब आप क्या करेंगे? भाई तमाम ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें ऑर्डर पास करते हैं जज साहब लोग और उसके बाद तुरंत कार्रवाई हो जाती है, तुरंत उस पर जो क्लाइंट है वो एक्शन लेने लगते हैं, उनके बारे में अपशब्द कहने लगते हैं, या तमाम जो जनता के लोग हैं वो अपने अपने कमेंट्स इस तरीके के लिखते हैं जो अपमानजनक होते हैं। आप नेट पर कभी भी कोई ऑर्डर पास हो, अभी जैसे 2-3 जजों ने ऑर्डर पास किए हैं जिसमें उन्होंने कुछ छोटे बच्चों के बारे में, लड़कियों के बारे में अलग अलग धाराओं में तमाम ऑर्डर्स पास किए, जिनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निरस्त किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपके ऑर्डर्स गलत हैं पूरे। तो अगर इस तरीके से आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आज एनसीईआरटी ने ऐसी हिमाकत की है, कल और भी लोग करने लगेंगे, तो आप किसको किसको पकड़ेंगे? तो ये सही समय है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए कि आप अपने जजेस की मीटिंग बुलाइए और उनसे कहिए कि साहब ये जो स्थिति आज खड़ी हो गई है एनसीईआरटी, आप केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि आप साहब एनसीईआरटी वालों को बुलाइए, आपको पावर है और आप उनको सजा दे सकते हैं। लेकिन वो जो चिंगारी आज सुलग गई है, तो वो चिंगारी कल और बड़ी हो जाएगी ना, फिर आप किसको दबाते घूमेंगे? तो अभी आपके पास समय है, आप जो है ऑनरेबल जो जस्टिस हैं वो सभी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक जज होते हैं हाई कोर्ट्स के। जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के प्रशासनिक जज होते हैं। आप उनकी मीटिंग कीजिए, उनसे कहिए कि साहब ये जो भी स्थितियां हैं इनको ठीक करिए आप। और दूसरा, जब सबसे ज्यादा आपको ये तकलीफ है कि साहब मुकदमे का अंबार है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो नए दाखिल, आप पुराने छोड़िए, अभी जो नए दाखिल होने वाले मुकदमे हैं उसको क्यों नहीं आप विद इन ईयर डिस्पोजल का आप डायरेक्शन करते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रहा है, उन्होंने एक्शन प्लान सभी डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने रिपोर्ट मंगाई है और रिपोर्ट मंगाने के बाद जो ओल्डेस्ट केसेज हैं उनको उन्होंने एक्शन प्लान के तहत कर दिया और उनसे कहा कि सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक एक्शन प्लान की जो फाइलें हैं वो हर हाल में डिस्पोज हो जाए। अगर आप डिस्पोज नहीं कर पाते किसी वजह से तो आप उस पर अपने कमेंट्स दीजिए कि क्या वजह है। इसी तरीके से हाईकोर्ट इलाहाबाद में तमाम बेल पेंडिंग थी जो उनका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि नहीं साहब, ये बेलें आपके पास ज्यादा दिन पेंडिंग है, आप इनको डिस्पोज करिए लिमिट के अंदर। तो ऐसी एक्सरसाइज बराबर होती रहे तो धीरे धीरे ये गंदगी जो है वो साफ होगी। बाकी कौशल जी अनुभवी व्यक्ति हैं, लंबा अनुभव है, स्वयं उन्होंने सारी स्थितियां कोर्ट की देखी हैं, भुगती हैं, इसलिए वो जो भी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल उसमें 1% की भी कहीं कोई गलत नहीं है। ये सारी स्थितियां हैं और हम लोग डेली देखते रहते हैं, तो इनको कौन सुधारेगा? तो यही मौका सीजीआई से आपके लिए है कि आप एकदम बिल्कुल झाड़ू ऊपर से शुरू करिए, नीचे तक अभी सब साफ हो जाएगा। अरे आपका एक आदेश जो है वो आदमी कंप्लायंस किए बिना कुछ हो नहीं सकता। आप एक आदेश तो वहां से पारित करिए, आप देखिए कि सब कैसे दौड़ के उसकी कंप्लायंस करते हैं। आप कुछ करना ही नहीं चाहो तो फिर तो कोई मतलब नहीं। फिर ऐसे ही अभी एनसीईआरटी वालों ने किया है, फिर पब्लिक खुलेआम कहेगी। भाई हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो लिखेगा आपके बारे में। आप कहाँ किसको रोकोगे? कितने कंटेम्प्ट चलाओगे आप? मुझे लगता है अशोक जी आपने फाइनल कमेंट बहुत अच्छा किया। शुक्ला जी है क्या? जी शुक्ला जी, जी मतलब अशोक जी ने बिल्कुल फाइनल कमेंट कर दिया है। मैं आपसे भी जानना चाह रहा था, एक बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं और फिर उसी के बाद अंतिम आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आंकड़े संसदीय अभिलेखों और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड में पड़े हैं। ये बात सुनवाई में आज सामने आई है। अब ऐसे में केंद्र सरकार
से परामर्श लिया गया कि नहीं लिया गया, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। हम आपसे चाह रहे थे कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए और एक फाइनल कमेंट दे दीजिए कि जिस तरह की टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने की है, और मुझे लगता है कि उन्होंने एक ट्रेंड तो सेट ही कर दिया है कि सबको मनमानी करने की हम सलाह, मतलब ना इजाजत देंगे और ना करने देंगे। प्लीज कैरी ऑन शुक्ला जी। राजेश जी देखिए, जब तक ये सृष्टि है, हाँ, आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन और कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसके अंदर अपनी कमियां ना हो। हाँ, समझिए बात को, मैं क्या कह रहा हूं। जी जी। कोई ना संस्था और ना ही कोई व्यक्ति बिना कमी का हर समय, देखिए कई चरण होते हैं, धीरे धीरे रिवॉल्यूशन होते हैं, खोज होती है, परिवर्तन होते हैं, कमियां आती हैं जाती हैं, ये सब ठीक है। प्रश्न ये कि आज हम लोगों ने चर्चा किस विषय पर रखी है। ठीक बात है। चर्चा रखी है कि जो तरीका ये अपनाया गया एनसीईआरटी का, क्या वो तरीका उचित है या नहीं उचित है। ठीक है, ये सर्वविदित है, सब जगह भ्रष्ट होता है, कहीं कम है। हाँ, तो देश की व्यवस्था चलाने के जो 3 अंग हैं, उन 3 अंग का आपस में टकराव क्या बचाया नहीं जा सकता है, नंबर 1 बात। और अगर टकराव आप बढ़ाते हैं, कोई बढ़ाता है, तो ये देश की आंतरिक व्यवस्था के लिए खतरा है। ठीक है। हम दोनों लोगों से सहमत है, अशोक जी कौशल जी से भी, कि जुडिशरी अपने आप में अपना आत्ममंथन भी करे, तो करती भी है। अशोक जी ने जैसा बताया, आपको फिर बात वहीं आ जाती है कि कहीं कुछ साधनों की कमी है, कहीं कोई और चिंतन की कमी है, कहीं पर इंटरफियरेंस की कमी है, कहीं पर तमाम अभी सब चर्चाएं आई जी। तो आत्ममंथन एक प्रश्न है, लेकिन आत्ममंथन के साथ साथ जो शुरुआत आज चर्चा की है, वो कल से आप कर रहे हैं चर्चा, कि क्या इस तरह की शिक्षा कैरिकुलम ये उचित है या नहीं है। तो ये कंक्रीट फैक्ट है, इस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये जो भी किया गया है गलत है, नंबर 1 जी। नंबर 2 आता है रिफॉर्म की बात। जहां तक रिफॉर्म का प्रश्न है, रिफॉर्म डेफिनेटली रिक्वायर्ड है जुडिशरी में भी, और रिफॉर्म के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। अब ठीक है। बिना युद्ध स्तर पे काम किए हुए जुडिशियल सिस्टम का रिफॉर्म नहीं हो सकता है। आप देखिए कि बड़े ही अजीब सी व्यवस्था है कि संविधान में ये प्रावधान है कि अधिवक्ताओं से डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति की जाए। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण बताइए, प्रशांत किशोर जी, अशोक जी, क्या कोई अधिवक्ता की नियुक्ति एज ए डिस्ट्रिक्ट जज हुई? जबकि नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, क्यों नहीं की गई? क्योंकि क्या योग्य अधिवक्ता जिले लेवल पे नहीं है क्या? अरे सब जगह है सर, आप सब उनको जगह है। डिस्ट्रिक्ट जज, वही मैं कह रहा हूं। आज आप देखिए हाईकोर्ट जजेस जो अपॉइंट कर रहे हैं, उसमें आप पूरी तरह से और जुडिशरी को एलिमिनेट कर, लोअर एडवोकेट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। एक भी आप एक से एक प्रख्यात अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, किसी को आप हाईकोर्ट जज नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? जबकि अपील सुनने का सबसे ज्यादा अनुभव, अपील करने का, रिवीजन करने का जो मेजर जुरिडिक्शन है हाईकोर्ट का, वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो आत्ममंथन बहुत आवश्यक है राजेश जी। ने पूरी तरह से सबऑर्डिनेट जुडिशरी को एक हे और एक खिलवाड़ बना रखा है। ठीक है। तो टिप्पणी का जहां तक टिप्पणी अपनी जगह उचित है, वो एक अलग बात है। जहां तक प्रश्न ये आता है कि भाई काम नहीं होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स या लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का, कहीं कोई टकराव होना ही नहीं चाहिए, उन सबको मिलकर काम करना। ठीक बात है शुक्ला जी, तो आपने मुझे लगता है समझ भी बढ़िया किया। कौशल जी, मुझे लगता है कि कौशल जी, हम लोग ये मान के चलते हैं, समाज ये मान के चलता है कि अधिवक्ताओं से ज्यादा बढ़िया कोई ओरेटर हो नहीं सकता है। कहने की बातें हैं, डिग्री कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में लोग होते हैं, लेकिन
सच बात तो यही कि अधिवक्ता हर दिन बढ़िया बहस करता है, उसकी ज़बान में सरस्वती विराजमान होती, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दोनों तरीके से उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है ताकि जज ये कह सकें कि हाँ हमने आपकी सारी दलीलें सुन ली है और हम आपको केस में इस तरह की बात करते हैं। ये बात अलग है कि आजकल अधिवक्ताओं को भी दूसरे नजर से देखा जा रहा है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि बेस्ट ओरेटर होते हैं वो। कौशल जी, बहुत सारी बातें हैं, आत्ममंथन की भी आवश्यकता है, लेकिन क्या जिस तरह से सवाल उठाए गए, क्या आपको लगता है कि बच्चों को क्या इसी तरह पढ़ाया जाना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार पढ़ाएंगे? क्या हम कोई सकारात्मक दृष्टि नहीं दिखाएंगे क्या जुडिशरी के लिए? फाइनल कमेंट आपका कौशल जी। मैं आपसे सहमत हूं कि जूनियर कक्षाओं में इस तरह की बातें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए और संस्थागत अधिकारों को, संस्थागत महत्ता को कम करने के प्रयास हो रहे हैं और आज से नहीं जारी काफी दिन चल रहे हैं। इन पर हमको लगाने की आवश्यकता है और चीफ जस्टिस साहब लगा सकते हैं। उन्हें चाहिए भाषण देने में या मुकदमों को चर्चा करने से अच्छा है इस दिशा में कार्य योजना तैयार करें और वो कार्य योजना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके, राज्य सरकारों से बात करके उसको बनाएं। निश्चित रूप से जुडिशरी को जो लोग बदनाम करना चाहते हैं या वो बदनाम करने में सफल हो गए तो देश के लोकतंत्र के लिए घातक होगा। और ये जो वो भी बहुत चीजें हैं, हमको रिसर्च को प्रोत्साहन देना चाहिए, वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देना चाहिए। वो सब बातें न्यायिक व्यवस्था के क्षेत्र में भी है, वो किया जाना चाहिए। लेकिन जूनियर कक्षाओं में इस तरह की पढ़ाई का, इस तरह के पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी, ना कोई इसकी उपयोगिता है। अब जिन लोगों ने किया है गलत किया है, लेकिन साजिश मुझे नहीं दिखती, लगता गफलत हुई है और उन लोगों ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। जबकि कोई पाठ्यक्रम निर्धारित करने के पहले समाज के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तरह के लोग बातचीत करके पाठ्यक्रम तैयार किए जाते थे। ये नई तरीके आ गए हैं जहाँ कुछ अधिकारी तय करते हैं, बैठ जाते हैं। वो अधिकारियों की अपनी अदूरदर्शिता है, जिनको सड़क का ज्ञान नहीं है, समाज का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये गलती लोगों से हुई, गफलत हुई है। इनको सुधारा जाना चाहिए और भविष्य में जब भी पाठ्यक्रम तय किए जाएं तो पाठ्यक्रम के लिए एक जो प्रक्रिया है वो लंबी प्रक्रिया है, उसका फिर से पालन किया जाए। और चीफ जस्टिस के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया कि उन्होंने बहुत सराहनीय अच्छा काम किया, लेकिन साथ में दूसरी जरूरतें भी हैं, उन पर स्वतः संज्ञान लें, तब न्यायिक व्यवस्था का जो परचम हमारा लहरा रहा है गजब के साथ, वो लहराता रहेगा। नहीं तो ये विश्वास दरकने लगा है, ये दरकना यहीं रुक जाए, ज्यादा अच्छा। ठीक बात है। आप तीनों मेहमानों का बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छी सी चर्चा हुई और मुझे लगता है कानून के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए और भावी पीढ़ी को भी ये बोध होना चाहिए कि हमारा कानून जो है वो कितना विस्तार रखता है, कितना वृहद है, उसका आकलन किया जाए, उसे कम से कम अपने मन मस्तिष्क में समझा जाए। तो इसलिए उन सब चीजों का भी वक्त आ गया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि दिल्ली में अदृश्य निगाहें हर मंत्रालय पर नजर रखती हैं, पर यूजीसी और न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर कैसे चूक हुई या जानबूझकर खेल किया गया ये तो सरकार जाने, पर करप्शन चैप्टर पर सरकार को लेने देने पड़ गए हैं, क्योंकि न्याय के सभी संबंधित पक्षों में गुस्सा, पूर्वाग्रह विकसित होने की ओर बढ़ गया है। धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज।